एक वक्त था जब पाकिस्तान भारत से बहुत आगे था और न सिर्फ भारत से बल्कि पूरे एशिया में पाकिस्तान सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश था। जब ये दोनों देश आजाद हुए तब पाकिस्तान के हिस्से में भारत से कई गुना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज आए थे, जिसकी बदौलत वो आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन सकता था। और ये हुआ भी। काफी समय तक पाकिस्तान की इकोनॉमी एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में गिनी जाती थी, लेकिन आज वह हालत यह है कि पाकिस्तान के पास एक हफ्ते का भी पैसा नहीं बचा है, जबकि आज भारत का नाम दुनिया की बड़ी शक्तियों में लिया जाता है। लेकिन आखिर कैसे हुआ ये सब और कैसे हुआ पाकिस्तान बर्बाद, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है। जहां एक तरफ उसके हाथ में एटम बॉम्ब है तो वहीं दूसरी तरफ उसके हाथों में एक कटोरा है जिसमें वो दुनिया के सामने भीख मांगने पर मजबूर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और पाकिस्तान, जिन्होंने अपना सफर एक साथ ही शुरू किया था, उनमें से एक देश तो इतना आगे पहुंच गया कि आज उसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में गिनी जाती है, तो वहीं दूसरे देश के पास एक हफ्ते का पैसा भी नहीं बचा है। एक वक्त था जब पाकिस्तान भारत से बहुत आगे था और वहाँ की पर कैपिटा भारत से कहीं ज्यादा थी। कई समय तक पाकिस्तान के हालत भारत के मुकाबले बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर चलने लगा। और आज वहाँ की क्या हालत है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त हालत ये है कि वहाँ की सरकार के पास वहाँ पे सरकारी जॉब वाले लोगों को पैसे देने को भी नहीं है, और बहुत जल्द वहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत जल्द खत्म होने को है। आज वहाँ इन्फ्लेशन इस कदर हाई है कि हर चीज 2 गुनी 3 गुनी ज्यादा कीमत पर बिक रही है। यहाँ तक कि लोग एक कट्टा आटा लेने के लिए भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में हालात और भी ज्यादा बदतर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान हर तरफ से मदद की गुहार लगा रहा है। चाइना, यूएई और आईएमएफ के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो रहा है। पाकिस्तान में हालत इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान में सामान की खेप बंदरगाह तक पड़ी हुई है, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है क्योंकि पाकिस्तान सरकार के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, चीन और बाकी कई देशों से मिला कर्ज उसकी कुल जीडीपी के 70% तक पहुँच चुका है। हालत ऐसे है कि पाकिस्तान को लोन को चुकाने के लिए भी लोन लेने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $2.91 बिलियन रह गया है। इतने पैसे से पाकिस्तान 1.5 हफ्ते के लिए ही विदेश से सामान खरीद सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से आईएमएफ से कर्ज की उम्मीद कर रहा था और अब उसकी उससे भी उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि एक वक्त पर जहाँ पाकिस्तान के लोगों की इनकम और वहाँ की हालत भारत से भी अच्छी थी, वही आज पाकिस्तान की ऐसी हालत कैसे हो गई? तो इसके पीछे बहुत वजह है और इसको समझने के लिए हमें पाकिस्तान के आजादी के बाद वाले सफर पर नजर डालनी होगी। तो चलिए जानते हैं आज की कैसे हुई पाकिस्तान की ऐसी हालत और पाकिस्तान कैसे सड़क पर पहुंच गई। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तब बंटवारे के वक्त अग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को भारत के रेवेन्यू का 17% और सेना का 35% हिस्सा विरासत में मिला। जब तक बंटवारा हुआ था तब तक पाकिस्तान के सिर पर किसी तरह का कर्ज नहीं था। आजादी के वक्त पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ थी और जबकि उस वक्त $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 3.31 रुपीस थी। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तब पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट था और वो था उसका एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले अच्छी उपजाऊ जमीन थी और कई प्रमुख नहरें भी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। लेकिन आजादी के बाद अपने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को आसानी से मजबूत बना सकता था, लेकिन उस वक्त उसका पूरा ध्यान कश्मीर को हासिल करने की जंग में गुजर गया था। ईयर 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी $3 बिलियन थी और विकास दर 1.8% दर्ज की गई थी। इसके बाद कोरियन वॉर के समय 1952 में पाकिस्तान का ट्रेड खूब बढ़ा था। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से ही बढ़ती या घटती रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वहाँ जब भी कोई सरकार आई उसने अपनी मनमानी की और कई ने तो बहुत गलत डिसीजंस लेकर आज पाकिस्तान को बर्बादी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। ईयर 1958 में सेना ने पाकिस्तान की सियासत पर पूरा कंट्रोल कर लिया और उस वक्त पाकिस्तान की सत्ता आयुब खान के हाथ में आई। आयुब खान के समय में पाकिस्तान ने नए सिरे से ग्रोथ की थी। 1958 से 69 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ रेट 5.82% रहा। पाकिस्तान में कई सुधार देखने को मिले, यहाँ तक कि उस वक्त दक्षिण एशिया में किसी भी देश के मुकाबले पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा तेजी से विकास किया था। आयुब खान के शासन में पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% और एग्रीकल्चर सेक्टर 6% दर से बढ़ा। हालांकि उस वक्त ये ग्रोथ काफी अनइक्वल थी। इसका मतलब ये था कि देश में हर किसी को इसका फायदा नहीं हुआ था। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही कारण जो भी हो, लेकिन आयुब खान के समय में पाकिस्तान ने ग्रोथ तो जरूर की थी। लेकिन जब पाकिस्तान ग्रोथ कर ही रहा था कि 1965 की जंग ने उसके ग्रोथ को पीछे ढकेल दिया। दरअसल 1960-65 की दौर में पाकिस्तान एनुअली 3 गुना तेजी से ग्रो कर रहा था। जंग के बाद उसकी ग्रोथ में अगले 5 साल में 20% की गिरावट दर्ज की गई और इसके बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी नीचे गिरी। इसके बाद
पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया, जिसकी सोच हमेशा सोशलिस्ट इकोनॉमी की थी। इस वजह से भुट्टो ने देश के कई सारे सेक्टर्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। इससे उन सेक्टर्स को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। इसके बाद पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ जो 1960 के दशक में 6.8% सालाना थी, वो 1970 के दशक में कम होकर 4.8% सालाना आ गई। लेकिन फिर सरकार बदली, जिया उल हक का दौर आया, जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का गोल्डन फेस माना जाता है। हालांकि इस दौर में पाकिस्तान ने तरक्की तो की, लेकिन अपने दम पर नहीं, बल्कि बाहरी मुल्कों की मेहरबानी के बल पर। जिया उल हक के दौरान पाकिस्तान के कई नेताओं को IMF का सपोर्ट मिला। दरअसल उस समय रूस को अफगानिस्तान से भगाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांगी, और इस मदद के बदले पाकिस्तान ने अमेरिका से काफी डॉलर की मदद ली। यहाँ तक कि कहा जाता है कि पाकिस्तान को इतनी मदद मिली, जो पाकिस्तान हमेशा से ही IMF से लोन लेता था, उसने IMF से लोन लेना बंद कर दिया और अमेरिका से ही मदद ली। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला। लेकिन कहा जाता है कि जिया उल हक के दौर में सेना पर खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसके चलते 1988 में पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज $290 बिलियन पहुंच गया। जिया उल हक के बाद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर आया, लेकिन तब तक पाकिस्तान पर कर्जा बहुत बढ़ गया था। सूत्रों के मुताबिक ईयर 1996 में पाकिस्तान पर लगभग $900 बिलियन का कर्ज हो चुका था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का तेजी से फ्लो हो रहा था, क्योंकि तब लगभग 20 लाख पाकिस्तानी विदेशों में काम कर रहे थे। अब तक सब ठीक था, लेकिन फिर आया ईयर 1998, जब पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया, और बस पाकिस्तान की इस एक गलती ने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी। इसके बाद G8 समूह में शामिल देशों ने पाकिस्तान पर कई तरह के ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यानी कि उसके साथ बिजनेस करना बंद कर दिया। इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी तगड़ा झटका लगा था, और इस वजह से 1998 में पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट महज 2.55% रह गया। पाकिस्तान की हालत काफी खराब थी, और बाकी की बची कुची कसर कारगिल युद्ध ने पूरी कर दी। हालांकि उसके कुछ वक्त बाद ही अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ। तब पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी उछाल आया। पाकिस्तान में एक बार फिर से पैसा फ्लो होने लगा था, और अमेरिका ने भी इस दौर में पाकिस्तान की खूब मदद की। सूत्रों के मुताबिक ईयर 2002 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $11 बिलियन भेजे थे। पाकिस्तान के दिन फिर से अच्छे हो रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं थे, और बस इसलिए उनके अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। इसके बाद यूसुफ रजा गिलानी की सरकार ने IMF से $7.6 बिलियन का कर्ज लिया। इसके बाद साल 2010 में बाढ़ आई, तो उसने पाकिस्तान को और तबाह कर दिया। इसके बाद यहाँ पर लगातार राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, जिससे और ज्यादा इकोनॉमी पर असर पड़ा। चाहे पुराने PM इमरान खान हो या फिर वर्तमान PM शहबाज शरीफ, सभी ने बस कर्ज ले लेकर अपना खर्चा चलाया है। पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा से ही लोगों की इकोनॉमी को सुधारने की बजाय सत्ता में बने रहने पर ज्यादा ध्यान दिया है, और यही सबसे बड़ा कारण बनी है वहाँ की बर्बादी का। और फिर बची हुई कसर पिछले साल आई बाढ़ ने पूरी कर दी, जिस वजह से वहाँ की टेक्सटाइल से लेकर कई सारी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई। आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान में 20 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, और आज इन सब की वजह से एक समय पर भारत से आगे का पाकिस्तान आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान इस दौर से बाहर निकल पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।